a very lovely good morning from here in Delhi, and hope as always that each one of you are absolutely fine, happy and in fine spirits. So on such note, today we start a chapter which happens to be pretty formidable but quite lengthy at the same time, but at the same time also it is very important because almost every year, frequently questions have been tossed up from this particular chapter. So that's the reason why I said it's quite important. Yes, I'm talking about branch account. तो बेटे इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्टार्ट करेंगे ब्रांच अकाउंट. तो ब्रांच अकाउंट जैसे कि मैंने अभी कुछ लम्हा पहले कहा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अहम चैप्टर भी है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो तकरीबन हर साल इसमें से क्वेश्चन रेगुलर बेस पर आते हैं. तो पहले हम ब्रांच अकाउंट को जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसका ओवरव्यू जानने की कोशिश करते हैं, और फिर बाद में जाहिर है कि हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. लेंथी चैप्टर है, तकरीबन 100 क्वेश्चन तो हम इन क्लास कराएंगे, और जो नोट्स हम आपको देंगे उसमें भी तकरीबन 150 क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हुए, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज. तो ब्रांच अकाउंट्स, तो बेटे ब्रांच अकाउंट्स, तो पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली द ब्रांचेस. ब्रांचेस बेसिकली क्या होती हैं. अब कई बार मैंने ये देखा कि ब्रांच को डिफाइन करना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. अब सपोज मैं आपसे पूछूं कि ब्रांच को आप डिफाइन करो तो आप कैसे करोगे. तो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. मान लेते हैं कि कोई ऑफिस है, मेन ऑफिस है, करेक्ट, कोई मेन ऑफिस है, और मान लेते हैं कि ये ऑफिस जो है सिटी एक्स में मौजूद है. कोई मेन ऑफिस है और वो सिटी एक्स पे है. ये जो मेन ऑफिस है या मेन ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है कि अपने कुछ ऑफिसेस दूसरी सिटीज में भी खोले हुए हैं. मान लेते हैं कि इन्होंने एक ऑफिस खोला हुआ है सिटी ए में, एक सिटी बी में, एक सिटी सी में. ये तो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने अपने कुछ ऑफिसेस जो है डिफरेंट सिटीज में भी ओपन करे हुए हैं. नो डाउट अबाउट दैट, जो ये मेन ऑफिस है इसको तो हम कहेंगे हेड ऑफिस, और ये जो इसने अपने ऑफिसेस दूसरे शहरों में या दूसरी सिटीज में या दूसरी ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में खोले हुए हैं, उनको हम बोलेंगे ब्रांचेस या ब्रांच ऑफिसेस. अब अगर आपसे कोई पूछे बेसिकली ब्रांच क्या है, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू डिलीवर द रिप्लाई दिस वे राउंड. सिंपल वर्ड्स में ब्रांच हेड ऑफिस की या मेन ऑफिस की किसी एक्सटेंशन को कहते हैं या किसी आउटपोस्ट को कहते हैं. तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो ब्रांचेस होती हैं या तो वो एक्सटेंशंस होती हैं या आउटपोस्ट होती हैं. इज इट क्लियर टू यू और नॉट. ये आउटपोस्ट होती हैं या ये आउटलेट्स होती हैं. तो सिंपल वर्ड्स में किसी मेन ऑफिस की जो एक्सटेंशंस हैं, आउटपोस्ट हैं या आउटलेट्स हैं, उनको हम ब्रांचेस कहते हैं. और जाहिर है कि ब्रांचेस बेसिकली ऐसी ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में स्थापित होंगी जो कि हेड ऑफिस से हट करके होंगी. अगर हेड ऑफिस जो एक पर्टिकुलर सिटी में है तो ब्रांचेस जनरली दूसरी सिटीज में होंगी. अब अगला क्वेश्चन जाहिर है कि हमारे दिमाग में यह आ सकता है कि हम ब्रांचेस क्यों ओपन करते हैं, ब्रांचेस को ओपन करने की बेसिकली क्या वजह है. अब ब्रांचेस क्यों ओपन करी जाती हैं, तो इस बात का आंसर बड़ा सिंपल सा है. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर शहर में है, जब उसने डिफरेंट सिटीज में अपनी ब्रांचेस खोली तो उसका जाहिर है कि बेसिकली मकसद है कि वो अपने टर्नओवर को, अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है और अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहता है. क्योंकि दूसरे शहरों में जब वो अपनी ब्रांचेस या ऑफिस को खोलेंगे तो जाहिर है कि हमारा इरादा वाइडर मार्केट्स को कैप्चर करने का है, वाइड क्लाइंटेल को पकड़ने का है, जिसके थ्रू हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके, अपने टर्नओवर को इंक्रीज कर सके और अल्टीमेटली जो है अपने प्रॉफिट्स को हम इंक्रीज कर सके. तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाई ब्रांचेस आर ओपन टू कैप्चर द वाइडर मार्केट्स, एंड इनडायरेक्टली इट मींस टू इंक्रीज द सेल्स टर्नओवर एंड अल्टीमेटली टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स. तो ब्रांचेस को ओपन करने के पीछे बेसिकली ये रीजन होता है. और जाहिर है कि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक पर्टिकुलर सिटी में है. ये जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम हेड ऑफिस कहते हैं, ये मैं बता ही चुका हूं. और हम मान लेते हैं कि हमारी कुछ ब्रांचेस हैं डिफरेंट सिटीज में. तो जाहिर है कि हमें यह देखना पड़ता है कि जो हमारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, क्या ये ब्रांचेस जो है हमारी एक्सपेक्टेशंस पर काम कर रही हैं या नहीं कर रही. क्या ये ब्रांचेस जो हैं, जो हमने इन ब्रांचेस से रिटर्न एक्सपेक्ट करा था, उस रिटर्न को हमारे लिए ये फेच कर रही हैं या नहीं कर रही. तो जाहिर है कि जो डिफरेंट हमारी ब्रांचेस हैं उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ता है. इनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए जो अकाउंटिंग हम अडॉप्ट करते हैं उसको हम ब्रांच अकाउंटिंग कहते हैं.
तो अब आगे से कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच अकाउंटिंग, तो ब्रांच अकाउंटिंग का सिंपल वर्ड्स में मतलब है इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन्ड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ब्रांचेस इन ऑर्डर टू ट्रैक देयर परफॉर्मेंस। यानी कि ये ब्रांच अकाउंट एक ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम को कहेंगे जिसमें हम प्रत्येक ब्रांच के लिए अकाउंटिंग करेंगे और ये देखने के लिए कि उस ब्रांच का ट्रैक यानी कि ऑपरेशंस कैसे रहे, क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे रहे या नहीं रहे। तो ब्रांच अकाउंटिंग सिंपल वर्ड्स में हम इसलिए करते हैं ब्रांच की परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे रहे, इनके ऑपरेशनल रिजल्ट्स कैसे रहे। तो ये जनरल सी चीजें हैं, लेकिन जनरल सी चीजें भी हमें मालूम होनी चाहिए। अब इसके बाद तुम्हें जो मेन चीज मालूम होनी चाहिए कि जो ब्रांचेस होती हैं बेसिकली उनकी दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस होती हैं। जो ब्रांचेस होती हैं बेसिकली हम उनको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो हम कहते हैं कि इनलैंड ब्रांचेस, क्या अभी लिखना नहीं है, ये रफ वर्क है, मैंने कहा जो मेन वर्क है वो अभी मैं मेन शीट्स में करूंगा। सब लोगों को मालूम है कि मैं इतना खराब काम नहीं करता हूं और बहुत नीटली काम करता हूं। तो अभी हम बेसिकली फेयर वर्क नहीं कर रहे हैं, ये रफ वर्क है, तो अभी आपने लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। कुछ तो होती हैं इनलैंड ब्रांचेस। अब इनलैंड ब्रांचेस और कुछ होती हैं उसको हम बोलते हैं आउटलैंड ब्रांचेस। नाम से ही पता लग रहा है इनलैंड ब्रांचेस। इनलैंड ब्रांचेस को हम बाद में देखेंगे, इनको हम डोमेस्टिक ब्रांचेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक ब्रांचेस। और आउटलैंड ब्रांचेस को हम फॉरेन ब्रांचेस भी कहते हैं। डोमेस्टिक ब्रांचेस या इनलैंड ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो किसी देश की घरेलू सीमाओं तक सीमित हैं। ऐसी ब्रांचेस जिनके एरिया ऑफ ऑपरेशन किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी तक सीमित होते हैं उनको हम इनलैंड ब्रांचेस कहते हैं। और आउटलैंड ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी या किसी देश की घरेलू सीमाओं के बाहर स्थित होती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में जो बाहर किसी देश की सीमाओं के बाहर स्थित होती है उनको फॉरेन ब्रांचेस कहा जाता है। तो बेसिकली दो तरह की ब्रांचेस हम देखने में आती हैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन का जहां तक सवाल है, एक तो इनलैंड ब्रांचेस और दूसरा आउटलैंड या फॉरेन ब्रांचेस। अभी फिलहाल हम इन ब्रांचेस पर यानी कि इनलैंड ब्रांचेस पर यानी कि डोमेस्टिक ब्रांचेस पर अपने एरिया ऑफ डिस्कशन को सीमित रखेंगे, कन्फाइन करेंगे। तो पहले हम इनलैंड ब्रांचेस के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जहां तक इनलैंड ब्रांचेस, जिसको कि मैंने कहा डोमेस्टिक ब्रांचेस भी हम कहते हैं, इनलैंड ब्रांचेस, अभी मैंने आपको बताया कि इनलैंड ब्रांचेस या डोमेस्टिक ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी तक सीमित हैं या किसी देश की सीमाओं के अंदर स्थित हैं। अब जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं उसको भी हम दो पार्ट्स में बेसिकली बांट सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस, डिपेंडेंट ब्रांचेस, डिपेंडेंट ब्रांचेस, क्या कह सकते हैं? डिपेंडेंट ब्रांचेस। और दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। तो बेसिकली जो इनलैंड ब्रांचेस होती है, याद रखो मैंने कहा अभी हम डिस्कशन जो कर रहे हैं डोमेस्टिक ब्रांचेस यानी कि इनलैंड ब्रांचेस का कर रहे हैं, फॉरेन ब्रांचेस को अभी फिलहाल अपने एरिया ऑफ डिस्कशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। पहले हम इनलैंड ब्रांचेस को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या होती है। मैंने बताया कि इनलैंड ब्रांचेस वो ब्रांचेस होते हैं जो किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तक या सीमाओं तक सीमित होती हैं। नंबर वन, बेसिकली जो इनलैंड ब्रांचेस होती हैं उसकी भी दो सब डिवीजन होती हैं, एक तो डिपेंडेंट ब्रांचेस और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। फिर मैंने आपको यह बताने की कोशिश करी कि जो डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, डिपेंडेंट ब्रांचेस नाम से ही पता लग रहा है कि ये वो ब्रांचेस होती हैं जो कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं, कंप्लीटली हेड ऑफिस पर डिपेंड करती हैं। ये वो ब्रांचेस होती हैं जो कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं। मैंने कहा नाम से ही पता लग रहा है, इसका मतलब है कि ये वो ब्रांचेस हैं जो बेसिकली कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली और पूरी तरीके से हेड ऑफिस पर डिपेंड करती हैं। मैंने कहा ये वो ब्रांचेस हैं जो कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं, लेकिन इसका क्या मतलब निकला, किस सेंस में ये हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं? ध्यान से सुनिए, कंप्लीट डिपेंडेंस का क्या मतलब है? ये ब्रांचेस हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती हैं का मतलब ये निकला कि जितने भी गुड्स होंगे इन ब्रांचेस को वो हेड ऑफिस सप्लाई करेगा। गुड्स विल बी सप्लाइड बाय हेड ऑफिस। इन ब्रांचेस को जितने भी गुड्स होंगे दैट विल बी सप्लाइड बाय हेड ऑफिस।
यानी कि ये जो ब्रांचेस होंगी डिपेंडेंट ब्रांचेस, ये अपने आप या अपने तरीके से गुड्स नहीं खरीद सकती। इनको अगर माल की या गुड्स की जरूरत है तो हेड ऑफिस से ही मंगाने पड़ेंगे। तो जितने भी गुड्स ब्रांच को चाहिए वो गुड्स हेड ऑफिस इन ब्रांचेस को सप्लाई करेगा। उसके बाद ब्रांच के जो एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो ब्रांच की वर्कर्स की वेजेस के रूप में हो, चाहे सैलरी के रूप में हो, चाहे इंश्योरेंस का खर्चा हो, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो, कोई भी खर्चा हो ब्रांच का, ब्रांच के जितने भी खर्चे होंगे उसके लिए भी कैश जो है वो हेड ऑफिस भेजेगा। यानी कि ब्रांच अपनी तरफ से कोई खर्चा नहीं करेंगी। डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस हैं जो हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं। हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं का मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन ब्रांचेस को तमाम गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा भेजे जाएंगे। ब्रांच अपने आप कोई गुड्स लोकल मार्केट से नहीं परचेज कर सकती। ब्रांच के संबंध में जितने भी खर्चे होंगे उनके लिए कैश जो है वो हेड ऑफिस भेजेगा। ब्रांच अपनी तरफ से कोई खर्चा नहीं कर सकती। उसके अलावा सबसे जो मेन चीज है वो ये कि डिपेंडेंट ब्रांचेस में जो अकाउंटिंग करी जाएगी वो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में करी जाएगी। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में करी जाएगी और ब्रांच की बुक्स में कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर मैंने कहा जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो हेड ऑफिस की बुक्स में होगी और ब्रांच अपनी तरफ से कोई भी अकाउंटिंग नहीं करेगी। तो जब हम कहते हैं कि ये ब्रांच कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड है तो इसका क्या मतलब निकला, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। इसका मतलब है कि ब्रांच के संबंध में बेसिकली ब्रांच को किसी तरह की छूट नहीं है। जितने भी पॉलिसी डिसीजंस हैं, जितने भी मेजर डिसीजंस हैं वो हेड ऑफिस के हाथ में होंगे। ब्रांच का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन डिसीजंस को, उन डायरेक्शंस को हेड ऑफिस के द्वारा जो दी जा रही है या उस गाइडेंस को वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करे, ज्यादा से ज्यादा सेल करे, ज्यादा से ज्यादा कैश कलेक्ट करे और कैश कलेक्ट करके हेड ऑफिस को भेजे। जितने भी ब्रांच को गुड्स चाहिए वो हेड ऑफिस ही सप्लाई करेगा। ब्रांच के तमाम खर्चे जो होंगे वो हेड ऑफिस भेजेगा। अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में ही होगी, सारे डिसीजंस हेड ऑफिस के होंगे और ब्रांच का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उनको जो डायरेक्शंस दी जा रही है उनको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करे, ज्यादा से ज्यादा कैश सेल करे, ज्यादा से ज्यादा कैश कलेक्ट करे और कैश कलेक्ट करके हेड ऑफिस को भेज दे। डिपेंडेंट ब्रांचेस, कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को अब अच्छा नहीं लगता अपनी क्लास के बीच में इस तरह की बात करते हुए, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली कई बार देखने में आता है कि कुछ टीचर इस तरह से बता देते हैं कि डिपेंडेंट ब्रांचेस स्मॉल ब्रांचेस होती हैं और ये बड़ी ब्रांचेस होती हैं। कई बार देखने में यह आता है कि कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करी जाती है जो कि निहायत गलत है। करेक्ट? ऐसा कुछ नहीं है कि ये छोटी या ये बड़ी ब्रांचेस होती हैं। कौन सी छोटी बड़ी ब्रांचेस होती हैं उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी मैंने इतना ही बताया कि जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं वो कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं और कंप्लीट डिपेंडेंस का मतलब आपकी समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? क्या क्या बताया मैंने? कंप्लीट डिपेंडेंस का मतलब है कि ब्रांच के पास किसी तरीके का, एक तरीके से देखा जाए तो डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकार हेड ऑफिस के पास हैं। हेड ऑफिस ही ब्रांच को तमाम डायरेक्शंस, तमाम गाइडेंस, तमाम इंस्ट्रक्शंस भेजेगा। ब्रांच का काम सिर्फ इतना है कि उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करे, अच्छी तरीके से उनका पालन पोषण करे, ज्यादा से ज्यादा सेल करे, ज्यादा से ज्यादा कैश कलेक्ट करे और हेड ऑफिस को भेजे। और मैंने कहा ब्रांच को जितने भी गुड्स चाहिए वो हेड ऑफिस भेजेगा। ब्रांच के सारे खर्चे जो होंगे वो हेड ऑफिस बियर करेगा या हेड ऑफिस उसके लिए कैश भेजेगा। इज इट क्लियर टू यू? ये तो रही बात डिपेंडेंट ब्रांचेस की। अब जाहिर है कि फिर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं भी बता दूं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंडेंट अपॉन हेड ऑफिस। ये हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं करती का मतलब ये हो गया कि ये अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, अपनी पॉलिसी खुद फ्रेम अप कर सकती है, अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन कर सकती है। लेकिन मैंने कहा इसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। अब हम धीरे धीरे अपने डिस्कशन को नैरो या सीमित कर रहे हैं। अब हम अपने डिस्कशन को फिलहाल सीमित रखेंगे डिपेंडेंट ब्रांचेस तक। करेक्ट? इंडियन ब्रांचेस के अंदर दो टाइप के ब्रांचेस हैं, ये आपको पता लग गया। डिपेंडेंट ब्रांचेस का मतलब भी आपको पता लग गया। अब डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर मैंने कहा अब हम पहले डिपेंडेंट ब्रांचेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस, अब डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर जहां तक अकाउंटिंग का सवाल है तो अकाउंटिंग करने के लिए
डिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग करने के लिए 3 अकाउंटिंग सिस्टम सामने आते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम डिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग, ये तो अब आपको पता है कि हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। ब्रांच अपनी तरफ से कोई भी अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगी। अकाउंटिंग तो हेड ऑफिस की बुक्स में होगी, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए मैंने कहा डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम्स देखने में नजर आते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम, 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम। एक तो हम कहते हैं डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम एक तो होता है डेटर सिस्टम, फिर होता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और फिर हम देखेंगे होलसेल ब्रांच सिस्टम। होलसेल ब्रांच सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम, और एक होता है ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम। हालांकि कई लोग ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम को अलग से करते हैं, लेकिन हम जो करेंगे ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम को होलसेल ब्रांच के साथ ही करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा 3 सिस्टम है, यानी कि होलसेल ब्रांच सिस्टम ऑब्लिक फाइनल अकाउंट सिस्टम। डिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग करने के लिए 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करे गए हैं। अब आप में से बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सर 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नहीं एक ही सिस्टम बना दिया जाता। जाहिर है कि अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एक ही सिस्टम होता तो आपको और मेरा काम काफी आसान हो गया होता, isn't it? अब डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं। ये आपको पता लग गया। आपको ये भी पता लग गया कि कंप्लीट डिपेंडेंस का मतलब क्या है। आपको ये भी पता लग गया डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। अब ये जो 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम डिपेंडेंट ब्रांचेस में देखने में आते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम, करेक्ट, जो कि अभी अभी मैंने आपके सामने लिखे। एक मैंने कहा कि डेटर सिस्टम है, एक मैंने कहा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। एक तो हम कहते हैं डेटर सिस्टम, एक मैंने कहा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और तीसरा मैंने कहा होलसेल ब्रांच सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम, और इसी को हम ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम के रूप में भी पढ़ेंगे, करेक्ट। डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर 3 तरह के अकाउंटिंग सिस्टम देखने में आते हैं, एक डेटर सिस्टम, दूसरा स्टॉक एंड डेटर, और तीसरा होलसेल ब्रांच सिस्टम। और मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था, या आप ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि 3 अकाउंटिंग सिस्टम की क्या जरूरत पड़ गई, डिपेंडेंट ब्रांचेस के लिए एक ही सिस्टम क्यों नहीं हम लागू कर देते। आपका आंसर मैं कुछ इस तरीके से दूंगा। हम लोग जब ट्रेन से या फ्लाइट से जर्नी करते हैं तो आपने देखा होगा कि ट्रेन में से अगर मैं जर्नी करना चाहता हूं तो या तो मैं एसी क्लास में जर्नी कर सकता हूं, या मैं स्लीपर क्लास में जर्नी कर सकता हूं, और या मैं जनरल क्लास में जर्नी कर सकता हूं। यानी कि ट्रेन के अंदर 3 क्लासेस हैं, एसी क्लास, स्लीपर क्लास, जनरल क्लास। अब समझने की कोशिश करें, अगर मेरे पास, मान लेते हैं कि बहुत पैसे हैं, मान लेते हैं, तो मैं एसी क्लास का टिकट खरीदूंगा, कंफर्टेबली यात्रा करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, तो हो सकता है मैं स्लीपर क्लास में जर्नी करूं। ठीक है, एसी की हवा नहीं मिलेगी, कम से कम सोने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर स्लीपर क्लास में भी जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर हो सकता है कि मैं जनरल क्लास में, जो जनरल क्लास है, मैं उसमें यात्रा करूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो आपकी समझ में ये बात आनी चाहिए कि ट्रेन के अंदर जो फेयर्स होते हैं उसके लिए 3 तरह की क्लासेस क्यों बनाई गई है। क्योंकि गवर्नमेंट का या किसी देश की गवर्नमेंट का मकसद है कि जो देश का हर वासी है वो अपने अपने बजट के अनुसार यात्रा कर सके। अगर हम एक ही मान लो क्लास रखते हैं, फिर तो मेरे जैसा आदमी ट्रेन से जर्नी कर ही नहीं पाएगा। अगर ट्रेन में सिर्फ एसी क्लास ही होगी तो वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है एंड हु कैन अफोर्ड द फेयर ऑफ एसी क्लास, तो फिर तो वही जर्नी कर पाएंगे। तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि देश का हर नागरिक या हर व्यक्ति अपने अपने बजट के हिसाब से जर्नी कर सके, इसलिए ट्रेन में 3 क्लासेस बनाई जाती है। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी
बड़े भी हो सकते हैं, बिगर भी हो सकते हैं, स्मॉलर भी हो सकते हैं और माइक्रो लेवल के भी हो सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे कह लो, या तो वो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, चलो मैं ऐसे कर देता हूं, या फिर वो मीडियम साइज के हो सकते हैं या वो स्मॉलर साइज के हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब अगर मैं एक ही अकाउंटिंग सिस्टम बना देता, यानी कि हम हर ऑर्गेनाइजेशन को यह कहते हैं कि नहीं, आपने एक ही अकाउंटिंग सिस्टम या एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग सिस्टम से ही आपने अकाउंटिंग करनी है, तो हो सकता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है, हो सकता है उनके लिए मुश्किलातें पैदा हो जाती। उसका एक रीजन क्या होता है कि एक फुल फ्लेड्ज, जो कि तुम 11-12 से पढ़ते चले आ रहे हो, डबल एंट्री सिस्टम, हम बड़े कैजुअली कह देते हैं डबल एंट्री सिस्टम, हम लोगों को मालूम नहीं है ये कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री सिस्टम को किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब अडॉप्ट करा जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। एक फुल फ्लेड्ज डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा वक्त लगता है। इट इज नॉट ए कप ऑफ कॉफी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू गो फॉर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री सिस्टम। बहुत लोगों को यह बात पता नहीं लगती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करना कई बार पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जो कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ उससे कम लेवल के होंगे और कुछ उससे भी कम लेवल के होंगे। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मैंने कहा उनके भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना अपना बजट पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि मैं यहां बात कर रहा था कि हर आदमी का अपना अपना बजट पॉसिबल हो सकता है। जिस तरह से ट्रेन में जर्नी के लिए हम एक ही क्लास नहीं कर सकते, इसी तरह से अकाउंटिंग करने के लिए भी एक ही सिस्टम डेवलप नहीं करा जा सकता, क्योंकि अगर एक ही सिस्टम डेवलप करेंगे तो हो सकता है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन उसको अडॉप्ट कर पाए आसानी से, सहजता से, लेकिन जो छोटे लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए यह काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो इसलिए हमें तारीफ करनी होगी अकाउंटेंट की, जिन लोगों ने इस तरह के 3 अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप करा है, ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो किसी भी लेवल का हो, इन 3 में से एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग सिस्टम को जो भी उनके बजट के अंदर आता है उसको अडॉप्ट कर करके अपने ऑपरेशनल रिजल्ट को हासिल कर ले। क्योंकि आखिरकार हर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मकसद क्या है? प्रॉफिट फाइंड करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो पहले तो ये 3 अकाउंटिंग सिस्टम क्यों डेवलप करे गए हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। और ये भी बात समझ में आनी चाहिए जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं होता कि डिपेंडेंट ब्रांचेस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इस तरह की टीचिंग्स नहीं करानी चाहिए और गलत इंफॉर्मेशन बच्चों को नहीं पहुंचनी चाहिए। डिपेंडेंट ब्रांचेस, मैंने कहा कि कुछ लोग इस तरह से बोल देते हैं अननेसेसरली, बिना फैक्ट के, बिना फाइल के, कि ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मैंने कहा इस तरह आप बिल्कुल बातों पर विश्वास ना करें। डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर भी कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखने में आएंगे, कुछ मीडियम लेवल के देखने के आएंगे और कुछ स्मॉलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन देखने में आते हैं। तो इसीलिए 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम बनाए गए हैं। तो हम डिपेंडेंट, याद रखें, हम डिपेंडेंट ब्रांचेस को अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर 3 तरह के अकाउंटिंग सिस्टम है। मैंने ये बताने की कोशिश करी कि 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम क्यों डेवलप करे गए हैं। अब पहले हम चर्चा करते हैं ए डेटर सिस्टम की। अब डेटर सिस्टम का जहां तलक सवाल है, डेटर सिस्टम का जहां तलक सवाल है, तो पहले तो डेटर सिस्टम के अंतर्गत अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है। अभी तक आप ये पढ़ चुके हैं कि ब्रांच के अंदर 2 तरह की बेसिकली ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती हैं। एक तो इनलैंड ब्रांचेस और आउटलैंड ब्रांचेस। इनलैंड ब्रांचेस को डोमेस्टिक ब्रांचेस भी कहते हैं, आउटलैंड ब्रांचेस को फॉरेन ब्रांचेस भी कहते हैं। अब जो डोमेस्टिक ब्रांचेस है उसके अंदर कुछ डिपेंडेंट, कुछ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं। फिलहाल हम डिपेंडेंट ब्रांचेस की बात कर रहे हैं और डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर 3 अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, ये हमने देखे। अब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली डेटर सिस्टम क्या है। डेटर सिस्टम क्या है, एटलीस्ट तुम इतना तो मुझे बता सकते हो कि डेटर सिस्टम जो है डिपेंडेंट ब्रांचेस का पार्ट है। इट इज ए पार्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस, ये तो कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये डिपेंडेंट ब्रांचेस का एक पहलू है। अब डेटर सिस्टम जो है, बिकॉज ये डिपेंडेंट ब्रांचेस का एक हिस्सा है, तो जाहिर है कि इसके अंदर भी या इस सिस्टम के अंदर भी जो अकाउंटिंग होगी वो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में होगी। क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, चाहे कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम हो, डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में ही होगी।
तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस के अंदर ही अकाउंटिंग होगी डेटर सिस्टम में। डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस जब अकाउंटिंग करेगा, हेड ऑफिस जब अपनी बुक्स में अकाउंट मेंटेन करेगा ब्रांच के संबंध में, तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड एक तो ब्रांच अकाउंट बनाता है, एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा और दूसरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाता है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। इस सिस्टम में, डेटर सिस्टम के अंदर जाहिर है कि अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में तो होगी, लेकिन हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में एक तो ब्रांच का अकाउंट बनाएगा और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएगा, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं करा जाएगा। यानी कि इसके अलावा हम कोई और रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम दो चीजें बनाएंगे। हम का मतलब हेड ऑफिस। तो इसका मतलब अगर हेड ऑफिस की बुक्स में, डेटर सिस्टम में अगर हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है और ब्रांच के संबंध में सिर्फ ब्रांच अकाउंट बन रहा है और ब्रांच डेटर्स बन रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, ये फुल फ्लेड्ज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि उसके आसपास भी नहीं है। हम बाद में यह भी देखेंगे कि ये अकाउंटिंग सिस्टम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटा होता है। इज इट क्लियर टू यू? जो बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, दरअसल उनका बजट कम होता है, इसलिए वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच के संबंध में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया जाता है। ये बुक्स में लिखा रहता है, मॉड्यूल्स में भी लिखा रहता है और टीचर्स भी अधिकतर ये बता देते हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको बहुत बारीकी से चीजों का मालूम होना चाहिए, क्योंकि कल जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं ना, मान लेते हैं आपका प्रोफेशनल कोर्स पूरा हो गया और बाद में आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आप मेरा यकीन करो, बिकॉज मैं खुद कई इंटरव्यू बोर्ड्स का मेंबर भी हूं, तो मुझे मालूम है कि किस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस वहां पर पूछ लेते हैं। मान लेते हैं कि हाल ही में एक पर्टिकुलर इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि अंडर डेटर सिस्टम हेड ऑफिस की बुक्स में हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड हेड ऑफिस कौन कौन से अकाउंट बनाता है। तो बच्चे ने आंसर वही दिया जो उसने पढ़ा हुआ था। बच्चे ने यही पढ़ा था कि हेड ऑफिस की बुक्स में डेटर सिस्टम में एक तो ब्रांच अकाउंट बनता है और दूसरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनता है। तो इंटरव्यूअर ने कहा दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। इंटरव्यू लेने वाले ने ऐसा क्यों कहा, यह बात आपकी समझ में आनी चाहिए। मैंने इसीलिए आपको कहा कि अब आप इस लेवल पे पढ़ रहे हैं कि आपको चीज की बारीकी से नॉलेज होनी चाहिए। ध्यान से सुनो। कहने के लिए तो हम कह देते हैं कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड ब्रांच अकाउंट बनाएगा और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएगा, लेकिन इसको समझना जरूरी है। दरअसल होता क्या है कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक तो ब्रांच अकाउंट मेंटेन करेगा और दूसरा एक सेल्स लेजर मेंटेन करता है। क्या करता है? सेल्स लेजर। ये आपका आंसर होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि अंडर डेटा सिस्टम हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में क्या चीजें मेंटेन करता है, तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड एक तो ब्रांच अकाउंट बनाता है और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाता है। लॉजिकली दैट इज अ रॉन्ग आंसर। आपका आंसर होना चाहिए कि हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड एक ब्रांच अकाउंट बनाता है और सेल्स लेजर बनाता है। अब आप मुझे ये बताओ, आपको मालूम है कि सेल्स लेजर का मतलब क्या है? सेल्स लेजर का मतलब है अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स। अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर, इसका मतलब है जिन कस्टमर्स को, पहले तो अकाउंट्स में कस्टमर का मतलब हमेशा डेटर से होता है। लिटरल इंग्लिश में कस्टमर का मतलब ग्राहक से हो सकता है, लेकिन अकाउंट्स में कस्टमर जो वर्ड है डेट ऑलवेज स्टैंड्स फॉर डेटर्स। पहले ये ध्यान रखना। तो अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर का मतलब क्या हो गया कि हम सेल्स लेजर में जिन लोगों को भी हमने उधार में गुड्स बेचा होता है उनके रिकॉर्ड्स रखते हैं। यानी कि सेल्स लेजर में अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर, और अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर का क्या मतलब हो गया? डेटर्स। इसलिए हम कैजुअली ये कह देते हैं, या बुक्स में अधिकतर कई बार ये लिखा होता है कि डेटर सिस्टम के अंतर्गत हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लेवल पे ये गलत है, लेकिन आपको पूरी नॉलेज ये होनी चाहिए कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड ब्रांच अकाउंट बनाता है और एक सेल्स लेजर मेंटेन करता है, और सेल्स लेजर का इनडायरेक्टली मतलब होता है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। जितने भी ब्रांच के डेटर्स हैं, क्रेडिट कस्टमर्स हैं, उनके अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए डेटर सिस्टम के अंतर्गत। तो डेटर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स अब क्या क्या निकली, ये पहले तो आपको मालूम हो जाना चाहिए। पहले तो डेटर सिस्टम डिपेंडेंट ब्रांचेस का एक पार्ट है।
ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट करते हैं जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटे लेवल का होता है और जो फुल फ्लेड्स डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते। डेटर सिस्टम फुल फ्लेड्स डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका आंसर अभी हमने देखा, क्योंकि यहां हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में सिर्फ एक ब्रांच अकाउंट और एक सेल्स लेजर मेंटेन कर रहा है, और सेल्स लेजर का इनडायरेक्टली मतलब है ब्रांच डेटर्स अकाउंट मेंटेन कर रहा है। अब हमें यह देखना है कि डेटर सिस्टम के अंदर हमने ये तो देख लिया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब डेटर सिस्टम में अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग अंडर डेटर सिस्टम। तो अकाउंटिंग अंडर डेटर सिस्टम, अकाउंटिंग अंडर डेटर सिस्टम। तो अकाउंटिंग अंडर डेटर सिस्टम अभी आपने लिखना नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। मैंने कहा सारी चीजें मैं ये लिखाऊंगा, पहले आप यहां पर अच्छी तरह समझ लें। चीजें जब तक अच्छी तरह समझ में नहीं आएंगी उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि इन क्लास कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, so you need not require to worry on that particular count. First, make your grounding absolutely strong. So, accounting under data system. अब डेटर सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, अब जरा हम ये देखें। अकाउंटिंग कैसे करी जाती है ये समझने के लिए पहले आप यहां देखें। मान लेते हैं कि ये करंट अकाउंटिंग ईयर है, जो कि स्टार्ट हो रहा है, मान लेते हैं 1/4/2022 से, और खत्म हो रहा है 31/3/23 को। करेक्ट? ये करंट अकाउंटिंग ईयर है। क्या है? करंट ईयर, CY, करंट अकाउंटिंग ईयर है। और मैंने यहां पर एक लाइन और खींची, ये करंट अकाउंटिंग ईयर से पहले का अकाउंटिंग ईयर है, यानी कि प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर 1/4/21, 31/3/22। ये करंट ईयर से पहले का है अकाउंटिंग ईयर, ये करंट ईयर है। और ये अकाउंटिंग ईयर जो है नेक्स्ट ईयर है, करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर 1/4/2023 एंड 31/3/2024। करेक्ट? अब बिकॉज ये करंट अकाउंटिंग ईयर है, तो करंट अकाउंटिंग ईयर में हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में मान लेते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई। लेट अस से क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं करंट ईयर में यहां पर मान लेते हैं ये मई का महीना है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ गुड्स सप्लाई करे, गुड्स सप्लाइड। मैंने आपको बता ही दिया है कि डेटा सिस्टम में जितने भी गुड्स सप्लाई करे जाएंगे वो कौन सप्लाई करेगा? हेड ऑफिस सप्लाई करेगा। मान लेते हैं हेड ऑफिस ने ब्रांच को 5 लाख रुपए के गुड्स, 5 लाख के गुड्स सप्लाई करे। मान लेते हैं इस पूरे साल करंट ईयर में हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ कैश भेजा खर्चों के लिए, कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस। ब्रांच के खर्चों को निपटने के लिए कुछ कैश भेजा, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 1 लाख का कैश भेजा। करेक्ट? 1 लाख का हमने कैश भेजा। अब इस पूरे साल में, ये जो करंट अकाउंटिंग ईयर है, इस पूरे साल में मान लेते हैं कि ब्रांच ने जो सेल्स करी, सेल्स बाय ब्रांच, क्योंकि गुड्स तो ब्रांच ही बेचेगा। अब ब्रांच ने जो सेल करी, मान लेते हैं कैश में उन्होंने सामान बेचा, कैश सेल्स। मान लेते हैं कैश सेल्स रही 4 लाख की और क्रेडिट सेल्स रही, क्रेडिट सेल्स मान लेते हैं क्रेडिट सेल्स रही आपकी 3 लाख। क्रेडिट सेल्स कितने की रही? 3 लाख रुपए की रही। इज इट क्लियर टू यू? क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 3 लाख। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। एक तो कैश सेल्स है, एक क्रेडिट सेल्स है। अब ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, ये जो करंट अकाउंटिंग ईयर है यहां पर खत्म हो गया ना। अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के बाद जब अकाउंटिंग ईयर यहां पर खत्म हो गया, मान लेते हैं कि ब्रांच के पास कुछ बैलेंसेस बच गए। ऐसा हो सकता है ब्रांच के पास कुछ बैलेंसेस बचे, मान लेते हैं कि कुछ स्टॉक का बैलेंस बच गया। ये स्टॉक का बैलेंस बच गया का क्या मतलब है? आपको मालूम है ना, हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे, गुड्स का मतलब स्टॉक ही होता है। तो जरूरी तो नहीं कि सारे गुड्स ब्रांच बेच देगी। तो इस साल के खत्म होने तक ब्रांच ने कुछ गुड्स को बेचा होगा और कुछ गुड्स हो सकता है बच जाएं। मान लेते हैं ब्रांच के पास 2 लाख रुपए के गुड्स बच गए, 2 लाख रुपीस के गुड्स बच गए। उसके अलावा ब्रांच के पास
31/3/2023 को कुछ बैलेंस बच गया डेटर्स का। डेटर्स का मतलब क्रेडिट कस्टमर्स। क्रेडिट कस्टमर्स का मतलब जिनको हमने उधार में सामान बेचा था। तो इस साल के अंत तक कुछ पैसा अभी हमने उनसे लेना है, जाहिर है उनको हम डेटर्स कहेंगे। तो मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, मान लेते हैं कि चलो 1 लाख रुपए के डेटर्स बच गए, 1 लाख रुपए के डेटर्स बच गए। इज इट क्लियर टू यू? अब ये जो बैलेंसेस हैं, ये तो करंट ईयर है ना, 22-23, ये करंट ईयर है। अब ये जो बैलेंसेस बच गए, जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो ये ओपनिंग बैलेंस के रूप में आएंगे कि नहीं आएंगे? नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा तो हम कहेंगे ब्रांच के पास स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस पड़ा है 2 लाख का, और हम कहेंगे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख। जब नेक्स्ट ईयर इस तारीख को स्टार्ट होगा तो जाहिर है, क्योंकि ये करंट ईयर में 31/3/23 को ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, और ये बैलेंसेस अगले साल ओपनिंग बैलेंस के रूप में नजर आएंगे। फिलहाल हमें नेक्स्ट ईयर का कुछ करना नहीं है, ये मैंने ऐसे ही यहां पर तुम्हें समझाने की कोशिश करी। अब मैं जो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, करंट ईयर यहां पर खत्म हुआ और करंट ईयर के एंड में कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस बच गए। इसी तरीके से जब लास्ट ईयर खत्म हुआ, ये अब मैं पिछले अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा हूं, 1/4/21 से लेके 31/3/22 को, लास्ट ईयर जब खत्म हुआ तो मान लेते हैं ब्रांच के पास स्टॉक का बैलेंस बचा हुआ था 2 लाख का, और कुछ डेटर्स का बैलेंस बचा हुआ था 1 लाख का। 1 लाख की बजाय चलो इसको 2 लाख कर लेते हैं, 2 लाख का बैलेंस बचा हुआ था। तो ये जो बैलेंस है अब करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस के रूप में आगे आएंगे या नहीं आएंगे? तो इसका मतलब अब मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने इंफॉर्मेशन क्या क्या है, जरा उसको ध्यान से देखो। अब जो करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है, ये करंट ईयर की इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि करंट ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4/2022 से। बताओ 1/4/22 को ब्रांच के पास कुछ ओपनिंग बैलेंसेस हैं या नहीं है? इस तारीख को ब्रांच के पास कुछ ओपनिंग बैलेंस हैं, क्योंकि इससे पिछले साल के अंत में कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, तो ये ओपनिंग बैलेंस के रूप में आएगा। तो एक तो स्टॉक का बैलेंस है 2 लाख, फिर डेटर्स का बैलेंस है 2 लाख, फिर करंट ईयर में हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई? एक तो गुड्स सप्लाई हुई, यानी कि करंट ईयर में जो ट्रांजैक्शंस हुई, एक तो गुड्स सप्लाइड, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सप्लाई करे, कितने के करे? 5 लाख के, और हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा खर्चों के लिए 1 लाख का, करेक्ट। और फिर मैंने बताया कि ब्रांच ने कुछ सेल्स करी, एक तो कैश सेल्स करी, सेल्स ब्रांच ने जो करी, एक तो कैश सेल्स करी हैं 4 लाख की, और क्रेडिट सेल्स मैंने आपको लिखाई 3 लाख की करी है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स 3 लाख की। और फिर मैंने ये बताया था करंट ईयर के एंड में ये बैलेंसेस ब्रांच के पास बच गए हैं। तो इसका मतलब 31/3/22 को जो बैलेंसेस, जो क्लोजिंग बैलेंसेस माने जाएंगे, एक तो स्टॉक का बैलेंस है 2 लाख का, और डेटर्स का बैलेंस है 1 लाख का। अब ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है, करंट ईयर की ये इंफॉर्मेशन है कि ब्रांच के पास ओपनिंग बैलेंस इतना है, करंट ईयर में हेड ऑफिस ने ब्रांच को इतना सामान भेजा, इतना कैश भेजा, ब्रांच ने इतनी सेल्स करी, और ब्रांच के पास ये बैलेंसेस हैं। अब मान लेते हैं कि हमें डेटर सिस्टम के थ्रू इसकी अकाउंटिंग करनी है इस इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो मैं कैसे अकाउंटिंग करूंगा? तो अकाउंटिंग करने के लिए मैंने कहा अभी आपको कुछ नहीं लिखना, थोड़ा सा पेशेंस रख के आप अच्छी तरह चीजों को समझ जाओ, फिर बाद में आप अपने आप ही क्वेश्चंस को इतनी तेज रफ्तार से करोगे कि मुझे आपको कहना पड़ेगा थोड़ा स्लोली करो। अब ये एक तरीके से मैंने कहा ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है और इसको देख के मुझे अब अकाउंटिंग करनी है। तो अकाउंटिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिखूंगा। ये मैंने तुम्हें बताया सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में मैंने क्या बताया कि हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा, ये ब्रांच अकाउंट है, करेक्ट। ये ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस ने बनाया,
ये ली चीज। और उसके अलावा हेड ऑफिस क्या मेंटेन करता है? सेल्स लेजर, जिसका इनडायरेक्टली मतलब होता है ब्रांच डेटर्स। ये हमने ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बना दिया, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। ब्रांच डेटर्स का मतलब ब्रांच के जितने भी क्रेडिट कस्टमर हैं उनका कंबाइंडली एक ही अकाउंट। तो ये दो अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस की बुक्स में बनाए जाएंगे। आप अपने आप को हेड ऑफिस का अकाउंटेंट समझो। सबसे पहले तो ब्रांच के पास जो ओपनिंग बैलेंसेस पड़े हुए हैं, इन ओपनिंग बैलेंसेस को आप इधर लिखेंगे टू बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। एक तो बैलेंस है स्टॉक 2 लाख, और डेटर्स का बैलेंस है 2 लाख। करेक्ट। जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं ये आपने लिख दिए। उसके अलावा अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे। जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री लिखेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्योंकि ब्रांच को पर्सनल अकाउंट के रूप में ट्रीट करा जा रहा है। डेबिट द रिसीवर। और गुड्स क्या है? रियल अकाउंट है। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। हम लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। काफी लंबा वर्ड है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए गुड्स GST भी लिख देंगे। एंट्री होगी जब हम गुड्स भेजेंगे तो एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? ब्रांच गुड्स को रिसीव करेगी और हम गुड्स भेज रहे हैं तो गुड्स हमारे यहां से बाहर जा रहे हैं। इनफैक्ट हमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं पढ़ना। एक सिंपल सा रूल ये है कि आप हेड ऑफिस के अकाउंटेंट हैं। जब भी आप कोई चीज ब्रांच को भेजोगे तो आप ब्रांच अकाउंट की में उसको डेबिट में लिखोगे। तो हेड ऑफिस ने जब ब्रांच को गुड्स भेजे तो मैं ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखूंगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। मैंने अभी शॉर्ट में लिख दिया 2 GSTB, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। 5 लाख के गुड्स हमने भेजे। फिर हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा 1 लाख का, तो एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तुमने यहां पर लिख दिया टू कैश अकाउंट। 1 लाख रुपए का तुमने कैश भेजा ब्रांच के खर्चों के लिए। अब उसके बाद मैंने क्या करा? उसके बाद मैंने ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा। अब मैं ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आया और ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैंने लिखा, हम एक वर्ड लिखेंगे जिसको हम बोलेंगे रेमिटेंसेस। क्या बोलेंगे? रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का क्या मतलब है मैं अभी आपको खुद ही बताऊंगा। रेमिटेंसेस के 2 पहलू होंगे, एक तो कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स नहीं, दूसरा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स या कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि डेटर सिस्टम के तहत सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस के बुक्स में होंगी। हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच के संबंध में ब्रांच और एक सेल्स लेजर यानी कि ब्रांच डेटर्स अकाउंट मेंटेन करता है। यह कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है और छोटे लेवल के ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। अब तुम्हारी समझ में एक बात आनी चाहिए, डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि सारे अधिकार हेड ऑफिस के पास हैं। हाँ, ब्रांच से ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि हेड ऑफिस जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उनको वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करे, ज्यादा से ज्यादा ब्रांच सेल करे, ज्यादा से ज्यादा कैश कलेक्ट करे और हेड ऑफिस को भेजे। तो रेमिटेंसेस का क्या मतलब है कि ब्रांच ने कुल कितना कैश कलेक्ट करके हेड ऑफिस को भेजा। रेमिटेंसेस का मतलब है ब्रांच के द्वारा कैश कलेक्ट किया गया, कैश सेल्स के थ्रू और डेटर्स के थ्रू, और जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस का मतलब है कि ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेज रही है, तो अब की बार हम ब्रांच से रिसीव कर रहे हैं। जब हम ब्रांच को कुछ भेजेंगे तो हम डेबिट में लिखेंगे, जब ब्रांच से हम कुछ रिसीव करेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या है? ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है, मैंने तुम्हें लिखा है कि ब्रांच की कैश सेल्स 4 लाख की है और क्रेडिट सेल्स 3 लाख की है। तो कैश सेल्स की फिगर तो मैंने यहां लिख दी 4 लाख, लेकिन कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स अभी मेरे पास नहीं है। क्वेश्चन में कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स थोड़ी है, क्वेश्चन में तो क्रेडिट सेल्स है। चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस, बैलेंस कैरिड डाउन।
जैसे ओपनिंग बैलेंस हमने यहां लिखे, तो ईयर के एंड में ब्रांच के पास जो क्लोजिंग बैलेंस बच गए वो मैं लिखूंगा। एक स्टॉक का बैलेंस है, एक डेटर्स का बैलेंस है। स्टॉक का बैलेंस 2 लाख का बचा हुआ है और डेटर्स का बैलेंस इत्तेफाकन वो 1 लाख का है। चलो, मेरे को लग रहा था कहीं 2 लाख का बचा हुआ है। अब तुम्हें एक दो बातें समझ में आनी चाहिए। अब इस ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया ये पता करने के लिए मुझे, मेरे लिए या हेड ऑफिस के लिए जरूरी है कि हमें हमारे पास ये फिगर हो, क्योंकि ये फिगर अभी हमारे पास नहीं है। तो ध्यान से सुने। हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में मैंने कहा एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा और एक ब्रांच डेटर्स बनाएगा। डेटर्स क्या है? एसेट है। ये तो आपको मालूम है ना कि एसेट है। कोई भी चीज एसेट को अगर बढ़ाएगी तो हम उसको डेबिट करते हैं। कोई भी चीज जब एसेट को बढ़ाएगी या एसेट जब बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, एसेट घटता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। इतना तो आपको सबको मालूम है। अब डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है, बिकॉज मैं डेटर्स अकाउंट भी बना रहा हूं तो मैं डेटर्स अकाउंट में भी तो लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए मैंने लिख दी। डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 1 लाख का है, वो भी मैंने लिख दी। अब तुमने एक चीज गौर करी, हमने ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और डेटर्स डेबिट साइड में लिखा, गुड सप्लाइड भी डेबिट में लिखा, जो कैश भेजा डेबिट में लिखा। क्रेडिट साइड में हमने वर्ड रेमिटेंसेस लिखा और रेमिटेंसेस के अंदर मैंने कैश सेल्स लिखा। उसके अलावा हमने स्टॉक भी लिखा, डेटर्स भी लिखा ब्रांच अकाउंट में, लेकिन ब्रांच अकाउंट में हमने क्रेडिट सेल्स नहीं लिखी, हमने क्रेडिट सेल्स की फिगर नहीं लिखी। यह ध्यान में रखते हैं, क्रेडिट सेल्स हम ब्रांच अकाउंट के अंदर नहीं लिखते। क्रेडिट सेल्स हम ब्रांच अकाउंट के अंदर क्यों नहीं लिखते हैं, इसका रीजन मैं अभी आपको खुद ही दूंगा। लेकिन क्रेडिट सेल्स, पहले तो मुझे यह बताओ सेल कौन कर रहा है? क्या हेड ऑफिस कर रहा है या ब्रांच कर रहा है? सर, ब्रांच कर रही है। जब ब्रांच ने क्रेडिट सेल करी होंगी तो जाहिर है कि डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा। क्रेडिट सेल्स करने से डेटर्स का बैलेंस बढ़ता है, तो इसलिए क्रेडिट सेल की फिगर यहां पर आएगी। क्रेडिट सेल्स जब करेंगे तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ता है। क्रेडिट सेल्स 3 लाख का है, तो 3 लाख मैंने यहां पर लिखा। ये 2 लाख ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख का बचा हुआ है। क्रेडिट सेल्स हम ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत से बच्चों को यह चीज पता नहीं लगती, इसलिए मैंने कहा, इसलिए हम डीपली इतना पहले शुरू में कराते हैं। कभी भी जब ब्रांच अकाउंटिंग होती है तो अपने दिमाग में यह रखना कि ब्रांच अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो इसका मतलब इनडायरेक्टली 3 पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। एक तो हेड ऑफिस, एक ब्रांच ऑफिस और कस्टमर। कस्टमर का मतलब डेटर्स या क्रेडिट कस्टमर्स। क्रेडिट कस्टमर या कस्टमर एक ही मतलब है। कस्टमर का मतलब ही स्टैंड करता है अकाउंट्स में डेटर्स के लिए, क्रेडिट कस्टमर के लिए। तो ब्रांच अकाउंटिंग जब करी जाती है तो आपको अपने दिमाग में यह रखना है कि हमेशा 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। करेक्ट? कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होती है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होगी, वो ब्रांच अकाउंट में आएगी। ये रूल आपको मालूम होना चाहिए, जो कि अच्छों को नहीं पता होता। और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच ऑफिस और कस्टमर के बीच में होती है, वो हमेशा ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आएगी, वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आ सकती। आप मुझे ये बताओ, अगर ए और बी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन है तो क्या तुम सी की बुक्स में उसको रिकॉर्ड करोगे? नहीं करोगे। वो ट्रांजैक्शन ए या बी की बुक्स में हो सकती है, सी की बुक्स में थोड़ी हो सकती है। इसी तरह से अगर कोई ट्रांजैक्शन ब्रांच और कस्टमर के बीच में है तो हेड ऑफिस की बुक्स में थोड़ी उसको रिकॉर्ड करा जा सकता है। हेड ऑफिस की बुक्स में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जा सकती हैं जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच डेटर्स, ब्रांच ऑफिस और कस्टमर के बीच में होंगी, वो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में ही आएंगी और कभी भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आएंगी। इसका मतलब यह हो गया कि ब्रांच ने जब कस्टमर को क्रेडिट में सामान बेचा तो ये क्रेडिट सेल्स जो मैं बता रहा था, ये ट्रांजैक्शन जो है बेसिकली ब्रांच और कस्टमर के बीच में है, इसीलिए इसको हम ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखते हैं।
इस डेटर सिस्टम के अंतर्गत इनफैक्ट डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम है, ये मैं कई बार कह चुका हूं कि अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। नंबर 1, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में अकाउंटिंग करता है, इसमें तो किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो डिपेंडेंट ब्रांचेस में सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होंगी, और डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर 3 अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसमें पहले अकाउंटिंग सिस्टम की हम चर्चा कर रहे हैं, डेटर सिस्टम। अब डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में एक ब्रांच अकाउंट बना रहा है, ब्रांच डेटर्स बना रहा है। कैसे बनाएगा उसका हल्का सा हमने थोड़ा सा यहां पर ओवरव्यू देखा। अब बात यह चल रही थी कि हेड ऑफिस ने जब ये अकाउंट बनाया तो क्रेडिट सेल्स को ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखा। मैंने उसका रीजन ये दिया कि क्रेडिट सेल्स क्यों नहीं लिखी जाती, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है, इसलिए ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी, ये सिर्फ डेटर्स अकाउंट में आएगी। इज इट क्लियर टू यू? इसके अलावा एक चीज मैं और बता दूं, मैंने तुमसे यह भी कहा है कि डिपेंडेंट ब्रांचेस में या डेटर सिस्टम के अंतर्गत सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होती है। इसका मतलब सारे अधिकार हेड ऑफिस के पास है, हेड ऑफिस सारी डायरेक्शन देता है। डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर अधिकार हेड ऑफिस के पास ही होते हैं। वैसे तो मैंने अब ये कई बार कहा, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं क्लियर कर दूं। हालांकि हम कहते तो हैं कि सारे पॉलिसी डिसीजन हेड ऑफिस ले रहा है, ब्रांच का काम सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है, उनका पालन पोषण करना है, ज्यादा से ज्यादा सेल करना है, कैश कलेक्ट करना है और हेड ऑफिस को भेजना है। लेकिन ब्रांच को थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाता है, थोड़ी सी छूट दी जाती है। किस सेंस में? ब्रांच को यह कहा जाता है कि भाई आप ज्यादा सेल करो, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा माल बेचो, तो आप अपनी सेल्स पॉलिसी थोड़ी सी अपने आप भी बना सकते हो। जैसे इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी कस्टमर को डिस्काउंट वगैरह देना हो तो आप दे सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब मैंने इस इंफॉर्मेशन में लिखा तो नहीं है, लेकिन जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन में, अब आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कभी क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब है डिस्काउंट टू कस्टमर्स या बैड डेट्स। तो अगर डिस्काउंट या बैड डेट्स या सेल्स रिटर्न का मतलब होता है अकाउंट्स में गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, यानी कि जिनको हमने क्रेडिट में सामान बेचा था उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने रिटर्न कर दिया। क्रेडिट सेल्स के अलावा ये 3 आइटम भी ऐसे हैं, डिस्काउंट, बैड डेट्स और सेल्स रिटर्न, जो कि माना जाता है कि ट्रांजैक्शन है बिटवीन ब्रांच ऑफिस और ब्रांच कस्टमर। बात समझ में आई? ये माना जाता है कि डिस्काउंट, बैड डेट्स और सेल्स रिटर्न ये भी ट्रांजैक्शन है बिटवीन ब्रांच ऑफिस एंड कस्टमर। अगर कभी क्वेश्चन में ये 3 चीजें भी मौजूद हों तो ये भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आएंगी, ये भी सिर्फ डेटर्स अकाउंट में आएंगी। मैं वैसे ही लिख रहा हूं इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में डिस्काउंट होता, इसका मतलब है हमने डेटर्स को कुछ डिस्काउंट दिया, तो ये भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आती। इस क्वेश्चन में है नहीं, मैं वैसे ही लिख रहा हूं। मान लो कोई बैड डेट्स होता तो ये भी माना जाता कि ये ट्रांजैक्शन बेसिकली ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में। या सेल्स रिटर्न तो अकाउंट्स में हमेशा क्रेडिट सेल्स के ऑपोजिट में ही आता है। तो ये 3 ट्रांजैक्शन भी अगर होती तो इसका मतलब आपको क्या पता लगा कि अगर कभी क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स हो, डिस्काउंट हो, बैड डेट्स हो, सेल्स रिटर्न हो, ये ट्रांजैक्शन हमेशा माना जाएगा टेकिंग प्लेस बिटवीन ब्रांच ऑफिस एंड ब्रांच कस्टमर। तो इसलिए ये कभी भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आएंगे, ये सिर्फ डेटर्स अकाउंट में आएंगे। खैर, हम अपनी क्वेश्चन की कहानी पर लौटते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उस सारी इंफॉर्मेशन को हमने इनकॉर्पोरेट करा। अब समस्या ये आ रही है कि मेरे पास कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स की फिगर नहीं है। आपके पास ये फिगर नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप अपने डेटर्स अकाउंट को टैली करो। 2 लाख रुपए के डेटर्स का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब 2 लाख रुपए का पैसा आपने डेटर से पहले ही लेना है। 3 लाख रुपए की क्रेडिट सेल आपने और करी तो इसका मतलब डेटर से कुल पैसा आपने 5 लाख लेना था। 5 लाख में से 1 लाख का पैसा इस साल के अंत तक अभी भी लेना बाकी है, तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर 4 लाख रुपए आ गई वो क्या बता रही है कि आपको डेटर से इतना पैसा मिल गया। कैश फ्रॉम डेटर्स ये क्या बता रहा है कि इतना पैसा आपको डेटर से मिल गया। यानी कि भाई ये हम लॉजिकली भी सोच सकते हैं, मैंने किसी से 2 लाख रुपए पहले से ही लेने हैं, 3 लाख रुपए मैं उसको और दूं या और सामान बेचूं तो अब मैंने उससे 5 लाख लेने हैं और इस साल के एंड तक अब 1 लाख रुपीस बचे हुए हैं, तो इसका मतलब 4 लाख रुपए उसने हमें पे कर दिए। तो ये जो फिगर है कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, अब मैं इसको यहां पर लिखूंगा। तो रेमिटेंसेस का मतलब पहले ध्यान में देखना, रेमिटेंसेस के 2 पहलू होंगे, कैश सेल्स और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। तो अब हम कह सकते हैं कि ब्रांच ने
कुल पैसा जो कलेक्ट करा 4 लाख प्लस 4 लाख 8 लाख रुपीस कुल कलेक्ट करे और हेड ऑफिस को भेज दिए। इज इट क्लियर टू यू? तो रेमिटेंसेस का मतलब कैश सेल्स प्लस कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स होगा। अब कभी भी जब हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट को टैली करेगा तो हेड ऑफिस के लिए जरूरी है ये चेक कर लेना कि ओपनिंग बैलेंस का बैलेंस मौजूद होना चाहिए ब्रांच में, क्लोजिंग डेटर्स का भी होना चाहिए और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स का भी होना चाहिए। अगर हमें ये श्योरिटी है कि ये बैलेंसेस मौजूद हैं तब हम अपने इस अकाउंट को टैली करेंगे और अपना नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 4 लाख प्लस 4 लाख 8 लाख प्लस 2 10 प्लस 1 11 लाख क्रेडिट साइड का टोटल है। 11 लाख में से आप माइनस कर दें 4 9 10 तो 1 लाख मेरे ख्याल से बैलेंसिंग फिगर आ गई और इस बैलेंसिंग फिगर को हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। नो डाउट अबाउट दैट कि ये नेट प्रॉफिट है। तो इस तरीके से हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, सर आपने इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन करा, क्या फायदा है इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन करके? सीधा सा हमें बस एक ही बारी में बता देते, 5 मिनट का काम है कि ये ब्रांच अकाउंट है, ये डेटर्स है और क्रेडिट की फिगर में से डेबिट की फिगर माइनस कर दो और ऐसे नेट प्रॉफिट निकाल दो। बहुत से बच्चों को इस तरह की कोचिंग बड़ी अच्छी लगती है, जहां 1 सेकंड में एक फॉर्मेट बनाया और बोल दिया ये बैलेंसिंग फिगर है, नेट प्रॉफिट है। अब याद रखो तुम्हारा लेवल वो वाला नहीं है। अब नेट प्रॉफिट तो मैंने निकाल लिया, अब आते हैं आपके प्रोफेशनल लेवल्स पर। मुझे ये बताओ, नेट प्रॉफिट निश्चित रूप से ये है क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, उसमें से मैंने डेबिट साइड के आइटम माइनस कर दिए, तो माइनस करने के बाद जो आइटम बचेगा वो प्रॉफिट होगा। ब्रांच ने 1 लाख का प्रॉफिट तो कमाया। ये बुक्स भी कहती हैं, मॉड्यूल भी कहता है, और कोई भी बुक आप देखेंगे उसमें इसी तरह का फॉर्मेट बना होगा ब्रांच अकाउंट का और लिखा होगा कि ये बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट है। लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और आप मान के चलो आपका प्रोफेशनल कोर्स पूरा हो गया है, आप इंटरव्यू देने आए हो। ये अभी हाल ही की एक चर्चा मैं आपको बता रहा हूं। एक बच्चे के सामने मैं तुम्हें ये बार बार क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ सरफेशियल स्टडी बेटा इनफ नहीं है। कल आपने प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर करके इस कोर्स का कुछ बेनिफिट भी तो उठाना है। अब कुछ अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर कंपनीज को मौका मिल जाता है कि आजकल के सीएस तो बस ऐसे ही होते हैं या सीएमएज ऐसे ही होते हैं या कंपनी सेक्रेटरी ऐसे ही होते हैं, ये कहने का। तो इसलिए ये जरूरी है जब आप प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई करते हैं तो चीजों को उसी हिसाब से और उसी पैरामीटर के हिसाब से पढ़ना जरूरी है। 99% क्या 100% जो भी आपको पढ़ाएगा ये बता देगा कि ये नेट प्रॉफिट है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या है, इस ध्यान से सुने। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाएं देने के लिए बाद में और आपके सामने ये फॉर्मेट रख दिया जाए, मान लेते हैं यही शीट आपके सामने रखती और आपसे पूछा गया बताओ ये फिगर क्या है, तो नो डाउट कि आप बोलोगे सर ये ब्रांच अकाउंट है और ये बैलेंसिंग फिगर है तो ये नेट प्रॉफिट है। आपने तो यही बोलना है क्योंकि मैंने आपको यही पढ़ाया है। लेकिन अगर इंटरव्यूअर ये कहता है कि मैं कहता हूं ये नेट प्रॉफिट नहीं है, हाउ विल यू प्रूव मी दैट इट इज नेट प्रॉफिट? अब आप कैसे बताओगे कि ये नेट प्रॉफिट है? बात को ये भी तो समझना है ना। अब बेसिकली ये नेट प्रॉफिट आ गया, ये तो आपको इसलिए पता लग गया क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर मैंने कहा कि नेट प्रॉफिट है। लेकिन आप कुछ लॉजिक भी लगाओ कि ये नेट प्रॉफिट कैसे है। ध्यान से सुने, देखो इस लेवल पे अगर आप लॉजिक लगाना नहीं सीखोगे तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट तब तक नहीं निकल सकता जब तक आपने सेल्स और दोनों तरह की सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स की फिगर ना लिखी। यानी कि टोटल सेल्स की फिगर आपके पास होनी चाहिए, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आप माइनस करोगे, करेक्ट। माइनस करने के बाद फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करोगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम अपने खर्चे माइनस करते हैं, तभी तो फिर हमारा नेट प्रॉफिट आ सकता है। अगर मैं आपको यह कहूं कि भाई इतनी टोटल सेल्स हैं, इतनी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इतना ग्रॉस प्रॉफिट है, इतने खर्चे हैं और ये नेट प्रॉफिट है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ये क्या समझ में आया, मैंने कहा बैलेंसिंग फिगर है, नेट प्रॉफिट है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये पूछने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। लॉजिकली तो नेट प्रॉफिट या रिजल्ट फाइंड करने के लिए यही तरीका है और इसके अलावा कोई तरीका मौजूद नहीं है अकाउंट्स में। तो फिर भी हम कैसे कह रहे हैं कि ये नेट प्रॉफिट है? फिर भी हम कह रहे हैं ये नेट प्रॉफिट है, जबकि मैंने कहा तरीका तो सिर्फ यही है कि आपके पास टोटल सेल्स होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होनी चाहिए और तमाम एक्सपेंसेस होनी चाहिए, तभी आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर मैं
फुल फ्लेड्स डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा होता तब तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। इमीडिएटली मेरे पास कैश सेल्स की फिगर भी होती, क्रेडिट सेल्स की फिगर भी होती, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर भी होती, तो इमीडिएटली मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता और तमाम खर्चों की मेरे पास लिस्ट होती, उनको मैं ऐड करके लिख देता और नेट प्रॉफिट 1 सेकंड में निकाल देता। लेकिन ऐसा तब होता अगर मैंने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करा होता। लेकिन अगर मैंने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करा हुआ है तो उस केस में मैं ये कैसे कह रहा हूं कि ये नेट प्रॉफिट है? तो आप समझें इस बात को, ये बात को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मुझे ये बताओ कि इस अकाउंट के अंदर क्या मैंने कैश सेल्स की फिगर लिखी है? जो मैं पूछ रहा हूं आप मेरे को उतना ही आंसर देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। यस सर, हमने कैश सेल्स की फिगर लिखी है। गुड। क्या इस अकाउंट के अंदर हमने क्रेडिट सेल्स की फिगर लिखी है? सर क्रेडिट सेल्स हमने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स लिखा है, लेकिन क्रेडिट सेल्स नहीं लिखा। अब मैं आपको बताता हूं, आपने क्रेडिट सेल्स इस अकाउंट के अंदर लिखी तो नहीं है, या इसको यूं कहना चाहिए इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट सेल्स हैं तो सही, लेकिन वो हमने लिखी नहीं, हमारे बिना लिखे ही वो इसके अंदर आ रही है। कैसे? अब यहां ध्यान से सुने। देखो, ये मैंने डेटर्स अकाउंट बनाया ना आपके सामने, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपने क्रेडिट सेल्स की फिगर लिखी 3 लाख, और आपने ये क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख इस तरफ लिखा, और 4 लाख कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स इस तरफ लिखा। ध्यान से सुने इस बात। अब ऐसे समझें, ये 2 लाख रुपए की जो फिगर है वो आपने ओपनिंग डेटर्स के रूप में यहां लिखी है, ये 4 लाख की फिगर कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स के रूप में आपने लिखी है, और ये क्लोजिंग बैलेंस की फिगर भी आपने लिखी है। यानी कि आपने 1 लाख की फिगर, 4 लाख की फिगर यहां क्रेडिट में लिख दी, और ये 2 लाख आपने यहां लिख दिए। अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं, 4 और 1 5 -2, तो ये 3 लाख क्या है? ये क्रेडिट सेल ही तो है। इसका मतलब क्या हो गया? बहुत से बच्चों को यह बात पता नहीं लगती कि जब मैं ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स की फिगर यहां लिख रहा हूं तो क्रेडिट सेल्स इनडायरेक्टली इस अकाउंट के अंदर आ रही है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसका मतलब हमने इस अकाउंट के अंदर, ब्रांच अकाउंट के अंदर 4 लाख रुपए की कैश सेल्स लिखी हैं, और क्रेडिट सेल्स हमने 3 लाख की लिखी हैं, तो टोटल 7 लाख रुपीस हमने लिखे हैं। नंबर 1, बहुत से बच्चों को इस बात की भी एक शिकायत रहती है कि सर ये डेटर्स और क्लोजिंग, ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस हम इस अकाउंट में क्यों लिखते हैं? तो यही इसका आंसर भी है। लॉजिकली तो अकाउंट्स में किसी दूसरे अकाउंट का किसी दूसरे अकाउंट में बैलेंस लिखना ही ठीक नहीं है। बात समझने की कोशिश करो। मैंने ब्रांच अकाउंट के अंदर स्टॉक का बैलेंस भी लिख दिया, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया और क्लोजिंग भी लिख दिया। क्या ये सही है? किसी दूसरे अकाउंट का बैलेंस किसी दूसरे अकाउंट में टेक्निकली नहीं लिखा जाता। लेकिन यहां हमारा मकसद क्या है कि हम अपना ऑपरेशनल रिजल्ट निकालना चाहते हैं। हम छोटे लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारी कोशिश ये है कि एक तीर से 2-3 निशाने हो जाए। तो ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स को लिखने के पीछे यहां बेसिक मकसद है कि किसी तरीके से क्रेडिट सेल्स की फिगर को लाना, क्योंकि हम कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स यहां लिखते हैं तो इनका डिफरेंस जो है क्रेडिट सेल्स बन जाता है, और डेटर्स का हम रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा, क्या बोलते हैं कि क्रेडिट सेल्स की फिगर को लाने के लिए हम ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स को इस सिस्टम के अंतर्गत लिखते हैं। तो अब आपको एक चीज तो पता लग गई कि ब्रांच अकाउंट के अंदर हमने कैश सेल्स तो डायरेक्टली लिखी है, लेकिन क्रेडिट सेल्स हम डायरेक्टली तो नहीं लिखते, लेकिन वो इनडायरेक्टली इसके अंदर आ जाती है। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सर हम क्रेडिट सेल्स डायरेक्टली क्यों नहीं लिख देते इसके अंदर? बाबा तुम कैसे लिख सकते हो? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर तुम सिर्फ ब्रांच अकाउंट बना रहे हो, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना रहे हो। अगर तुम क्रेडिट सेल्स डायरेक्टली लिख दोगे तो एग्जामिनर तुमसे पूछेगा, भाई ये फिगर तुमने कहां से उठा के लिख दी? ये रीजन, तो इसलिए हमें उसे इनडायरेक्ट रूप से लाना पड़ता है। तो अब आपकी समझ में बात आ जानी चाहिए कि हमने कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स की फिगर यहां लिखी है। अब क्या हमने इस अकाउंट के अंदर, ब्रांच अकाउंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर लिखी है? यहां ध्यान दें, आपके पास मैं कहता हूं 2 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक पहले से मौजूद है। 2 लाख रुपए का स्टॉक आपके पास पहले से मौजूद है, और मैंने आपको 5 लाख रुपए का सामान और भेजा, गुड सेंड टू ब्रांच। मैंने 5 लाख रुपए का सामान आपको और भेजा, तो आपके पास कुल सामान 7 लाख रुपए का हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का आपके पास 2 लाख रुपए का बचा हुआ है।
तो इसका मतलब आपने 5 लाख रुपए के गुड्स को बेच दिया। वो अलग मैटर है कि उनको आपने 10 लाख में बेचा हो, 15 लाख में बेचा हो, पर आपको ये पता लग गया कि आपने 5 लाख रुपए का सामान बेच दिया। यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक आपके पास है और जो मैंने आपको गुड्स भेजे, जो गुड्स मैंने आपको भेजे उसमें से मैंने क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा तो मुझे पता लग गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। तो कहने का मतलब पहले तो ये है कि हम ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और क्लोजिंग स्टॉक जब यहां लिख रहे हैं तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इसके अंदर ला रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 5 लाख की हो गई, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने माइनस करी तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 2 लाख का आ गया। और खर्चे तो हम लिखते ही हैं 1 लाख रुपए के, तो खर्चे 1 लाख रुपए के माइनस करे तो मेरा नेट प्रॉफिट 1 लाख का हो गया। तो इस तरह से इस लेवल पर पढ़ना पड़ता है। अब आपकी समझ में बात आनी चाहिए कि ये नेट प्रॉफिट 1 लाख का है तो कैसे है, ये प्रॉफिट 1 लाख का है तो कैसे ये प्रॉफिट निकला। अब आपकी समझ में बात आ गई। इसका मतलब हमने ब्रांच में डायरेक्टली कैश सेल्स भी लिखी है, क्रेडिट सेल्स भी लिखी है, और जब हम ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं तो इनका डिफरेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होता है। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गई और खर्चे हम लिखते ही हैं, तो इसलिए ये नेट प्रॉफिट हमारे पास बनता है। तो इस तरीके से डीप लेवल पे हमें इस लेवल पे पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि हमने सिर्फ सरफेशियल स्टडी करनी है, तो ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली पहली जो हम बेसिकली क्लास लेते हैं तो उसमें हम यहीं तक बताते हैं, और नेक्स्ट सेशन में जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, पहले तो ये जो कुछ भी मैंने अभी तक तुम्हें ये लिखाया है, पहले तो हम इसको जो कुछ भी मैंने बताया और मैंने कहा आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये सब मैं फेयरली लिखूंगा और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में फिर इसकी चर्चा बरकरार रखी जाएगी। ठीक है, सो टिल देन इट्स गुड बाय।